नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। कल उत्तर प्रदेश में दूसरे दौर की वोटिंग है और वोटिंग से ठीक पहले मायावती ने बड़ा आरोप लगा दिया है। मायावती का कहना है कि बीजेपी और बीएसपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की अफवाह जानबूझकर उड़ाई जा रही है ताकि उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचाया जाए। सवाल यह है कि आखिर इस दावे का मतलब क्या है? क्या बीएसपी को अल्पसंख्यक वोट छिटक जाने का डर सता रहा है? पर सवाल बीजेपी का भी है, जिसे अब यूपी में त्रिकोणीय मुकाबला दिखने लगा है और इन सब के बीच भाषा की मर्यादा ताक पर रखने का सिलसिला तो लगातार जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब की बार यूपी में किसकी सरकार? आज इसी मुद्दे पर होगा उत्तर प्रदेश के दूसरे राउंड से पहले जोरदार, जबरदस्त और निर्णायक आर पार। सोशल मीडिया के माध्यम से ये अफवाह फैला दी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बीएसपी के साथ मिलकर सरकार बनाने वाली है। बीएसपी विपक्ष में तो बैठना पसंद करेगी, लेकिन बीजेपी की मदद से सरकार बनाना कतई भी पसंद नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश में दूसरे राउंड की वोटिंग से पहले मायावती ने ये बड़ा बयान दे दिया है और साथ ही अब तक मायावती को रेस से बाहर बताने वाली बीजेपी भी अब ये मानने लगी है कि यूपी में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। अब मुझे लगता है हमारी स्पर्धा बसपा के रहेगी। आगे के चरणों में हमारी स्पर्धा समाजवादी पार्टी से होगी। प्रथम चरण में बसपा से हुए, द्वितीय चरण में भी यही पैटर्न होगा, क्योंकि एक ही क्षेत्र में 2 चरण बनाए गए हैं, तो दूसरे चरण में भी बसपा से होगी। आगे पर मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से होगी, मगर सब जगह हम हैं। पहले फेज में ये स्पष्ट देखने को मिला कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर हमारा प्रमुख मुकाबला बसपा से था। आगे फेजेस में जैसे जाते हैं और जैसे सामाजिक व्यवस्था बदलती है तो अन्य स्थानों पर स्थिति अलग भी हो सकती है। सवाल यह है कि आखिर यूपी चुनाव का ये गणित अचानक कैसे बदल गया, या फिर ये सब मुस्लिम वोटों को ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ खींचने की कोशिश है? क्योंकि मायावती ने यह साफ आरोप लगा दिया है कि बीजेपी और बीएसपी के साथ आने की जमकर अफवाह उड़ाई जा रही है। लेकिन इन सब के बीच बदजुबानी और ध्रुवीकरण की कोशिश वाले बयानों की बौछार जारी है। उत्तर प्रदेश के अंदर में होगा, बहुत सारे स्थानों पर, बहुत सारी जगहों पर होना है। तैयार रहिए गोरक्षा के लिए भी और दंगाइयों से निपटने के लिए भी। बिना कांग्रेस की भी सरकार बना सकता था, लेकिन बहुत बड़े राक्षस को मारने के लिए हम छोटे छोटे शैतान को इकट्ठा किए। विकास की बात तो खैर भूल ही जाइए, क्योंकि कहीं सियासत के समीकरण साधे जा रहे हैं, कहीं ध्रुवीकरण की कोशिश जारी है, तो कहीं मर्यादा ताक पर रखी जा रही है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि यूपी चुनाव में किसका पलड़ा भारी है। इसी मुद्दे पर आज होगा आर पार। यह सवाल जो व्यूअर्स उस तरफ बैठे हैं सबके मन में है कि अब की बार किसकी सरकार। एक गणित आपको समझाते हैं, उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय मुकाबले का विश्लेषण आपको समझाते हैं। समाजवादी पार्टी बीएसपी में मुस्लिम वोट बंट जाने की आशंका है, जो इस समय आशंका लगाई जा रही है। मुस्लिम वोट के लिए मायावती का भारतीय जनता पार्टी पर करारा वार है और उन्होंने बोला यह अफवाह उड़ाई जा रही है कि मैं और बीजेपी साथ मिलकर आ रहे हैं। दूसरे चरण में 35% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, ये फैक्ट ध्यान रखना होगा। कुछ सीटों पर मुस्लिम आबादी 50% से भी ज्यादा है। इसीलिए लग रहा है कि अगर बीजेपी के साथ नाम आता है मायावती का तो उनको नुकसान हो जाता है। इसीलिए किसका हो रहा है उत्तर प्रदेश? अब की बार किसकी सरकार बन रही है उत्तर प्रदेश के अंदर? ये लाख टके का सवाल है और ऐसा समीकरण बनाने की कोशिश है कि विरोधी पस्त हो जाए। चलिए अब मैं रुक करता हूं और इसके बीच में बदजुबानी की इंतहा हो रही है। अब देखिए किस तरह से समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, उन उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी मंत्री कांग्रेस को शैतान कह रहे हैं और योगी आदित्यनाथ तो खूब आगे बढ़ रहे हैं।
वो क्या कुछ कह रहे हैं आपने सुना। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस पैनल में। श्रीकांत शर्मा है मेरे साथ, जो कि राष्ट्रीय सचिव है भारतीय जनता पार्टी के। नावेद सिद्दीकी है, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा साहब हैं। शेष नारायण सिंह है, वरिष्ठ पत्रकार। मेरे साथ बीएसपी के नुमाइंदे भी जुड़ेंगे। लेकिन पहला सवाल श्रीकांत शर्मा आपसे, अफवाह है कि कुछ सच्चाई है? आपका और बीएसपी का समझौता हो रहा है, ये अफवाह है या कुछ सच्चाई है? मैं सवाल आपसे पूछता हूं, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। देखिए, अखिलेश यादव एंड कंपनी को अपनी पराजय स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है और इसीलिए पहले दिन से ही वो षड्यंत्रों के सहारे ही सत्ता में वापसी चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की इस बार पूर्ण बहुमत की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। जैसे बुआ की विदाई 2012 में हुई थी, ऐसे ही बबुआ की विदाई इस बार तय है और भुआ और बबुआ की लड़ाई नंबर 2 के लिए है। भारतीय जनता पार्टी सभी क्षेत्रों में नंबर 1 पर है, क्योंकि जनता ने आशीर्वाद दे रही है। जनता सुशासन विकास चाहती है। लोग बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा, जो 15 साल से उत्तर प्रदेश में नहीं है, लोग बुनियादी आवश्यकताओं के लिए तरस रहे हैं। पानी पीने के लिए नहीं है, किसान के खेत के लिए नहीं है। बहन बेटियों की आबरू के साथ लगातार खिलवाड़ हो रही है और उन अपराधियों को, बलात्कारियों को पहले बहन जी संरक्षण देती थी और अब उनके बबुआ उनको संरक्षण दे रहे हैं। तो आप उत्तर प्रदेश कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अफवाह जो है वो अखिलेश एंड कंपनी यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर उड़ा रहे हैं। जवाब लेना जरूरी है। नावेद सिद्दीकी, टू द पॉइंट। जवाबदेही इनकी बनती है जी, मैं सवाल पूछ रहा हूं। जवाबदेही इनकी बनती है। अखिलेश यादव की परीक्षा है, अखिलेश यादव पूरी तरह से इस परीक्षा में फेल हुए हैं। मैं नावेद सिद्दीकी का रुख करता हूं। उनको अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाना चाहिए। रिपोर्ट कार्ड में अपराध, भ्रष्टाचार के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। इसलिए अफवाहों के सहारे, कभी गृह युद्ध के सहारे, कभी पिताजी को बेदखल के सहारे, कभी अखिलेश ने अब बैसाखी भी पकड़ ली है कांग्रेस की। तो अखिलेश को मालूम है, अखिलेश जी को, कि उनकी पराजय निश्चित है। इसलिए कुछ ना कुछ षड्यंत्र फेरते रहो। और बहन जी को तो खैर, बहन जी तो जिस तरह से उनका अहंकार है, बहन जी का, दलितों के नाम पर अभी बीएसपी का नुमाइंदा नहीं है, तो मैं आपके पास दोबारा वापस आऊंगा। मुझे नावेद सिद्दीकी का रिएक्शन लेना। नावेद सिद्दीकी, अफवाह आप उड़वा रहे हैं कि बीएसपी और अमीश भाई, देखिए, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से परेशान हो चुकी है। अमीश भाई, जिस तरह से बयान आए हैं और भारतीय जनता पार्टी का बयान जैसे अभी हम लोगों ने सुना, तो देखिए किस तरह से घबराहट है कि घबराहट में अपनी जो बयान है उसको कैसे पेश कर रहे हैं। कभी तो बुआ जी कहते हैं और फिर कभी बहन जी कहते हैं, तो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो है क्या। दूसरी चीज, बुआ जी की तो विदाई होती है, लेकिन बबुआ की विदाई कहीं नहीं होती। बबुआ जो है वो विदाई करा के लाता है, बबुआ गौना करा के लाता है। तो पहले इन लोगों को यही नहीं मालूम ये के होता क्या क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखिए साफ झलक रही है चीज कि लोग परेशान हो चुके हैं, लोगों को खौफ है और खौफ में अपने काम तो कोई अच्छा, ये बात बताइए नावेद सिद्दीकी, 2.5 साल आपको भी ऐसा लग रहा है कि अगर ये तिकड़म चलेगी कि बीएसपी बीजेपी के साथ जा रही है तो मुस्लिम वोट आपको मिल जाएंगे? ये पूरी कवायद आपकी मुस्लिम वोटों के लिए। मेरा बहुत सीधा सवाल है, क्या ये मुस्लिम वोटों के लिए अफवाहबाजी हो रही है? क्योंकि मायावती ने कैटेगोरिकली इसको डिनाई कर दिया है, बीजेपी ने कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया है। बताइए। देखिए आदरणीय मायावती जी ने जो भी कहा है वो कहीं ना कहीं से उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा था कि अब की हम आएंगे तो ना मूर्ति लगवाएंगे, ना पार्क बनाएंगे, ना स्मारक बनाएंगे, सिर्फ विकास करेंगे। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी से मुतासिर हैं कि अखिलेश यादव जी ने विकास किए, इसीलिए ये उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा। रही बात समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी रेस में बहुत आगे है। हमें जनता का सम्मान, जनता का जितना भी सहयोग है, जनता का प्यार, जनता का मोहब्बत हमें मिल रहा है और हम रेस में बहुत आगे हैं। ये लोग बहुत पीछे हैं। तो जो बहुत पीछे होते हैं उनको गणित और ये समीकरण बैठाने होते हैं, और जो विकास के काम करते हैं, जो विकास की बात करते हैं, वो सिर्फ आगे देखते हैं। हम आगे देख रहे हैं। ओके श्रीकांत, आप रेस में बहुत पीछे हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी अपने विकास का ढोल पीट रहे हैं, लेकिन विकास का ढोल पीटने वाले अखिलेश यादव जी बैसाखियों के सारे सत्ता में वापसी चाहते हैं। अगर उनको अपने विश्वास होता अपने विकास पर तो कांग्रेस के साथ गठबंधन क्यों करते? क्योंकि पूर्ण बहुमत के मुख्यमंत्री अखिलेश जी, उनको मालूम है कि उनके रिपोर्ट कार्ड में अपराध, भ्रष्टाचार, खनन माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, हत्या और बलात्कार के अलावा कुछ नहीं है।
इसलिए वो सत्ता में वापसी के लिए एक और फ्लॉप जो एक युवराज हैं उनका साथ लेकर सत्ता में वापसी चाहते हैं। सत्ता में वापसी अब नहीं होने वाली है। बबुआ की सत्ता से विदाई तय है, जैसे बुआ की सत्ता से विदाई हुई थी। लोग सुशासन विकास चाहते हैं। अखिलेश सुशासन और विकास के मोर्चे पर पूरी तरह से विफल रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य में दोनों तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला है कि जो मुख्यमंत्री प्राइमरी स्कूल में टाट पट्टी नहीं दे सकता, जो मुख्यमंत्री चिकनगुनिया मलेरिया से जो मौतें हो रही हैं उनको दवा नहीं दे सकता, ऐसा मुख्यमंत्री क्या विकास कर सकता है? रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं आपकी बात के ऊपर। मुख्यमंत्री जी के आपने बोला जाने वाले मुख्यमंत्री जी के पास युवराज को लेकर यानी राहुल गांधी को लेकर कुछ नहीं आए आगे। ओके श्रीकांत, आपने एक बात बोली, मैं पवन खेड़ा आपके पास आना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल जी पवन खेड़ा, उससे पहले मेरा एक सवाल। मैंने एक बाइट दिखाई, वो बाइट आपने भी सुनी। आबकारी मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के कह रहे हैं कि बड़े राक्षस को मारने के लिए छोटे छोटे शैतानों को मिलाना पड़ता है। आपको शैतान समझते हैं? पहले आपके प्रश्न का उत्तर दूं या पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए 10 सेकंड के अंदर। अमीश भाई, इलेक्शन आपने भी कई देखे हैं, हमने कई लड़वाए हैं, देखे हैं, अच्छी तरह से भाग लिया है। जबान फिसल जाती है, उसमें कोई ऐसी हम इसको सीरियसली लें ऐसी कोई बात नहीं है। भी सेम ही फीलिंग जी नहीं, जो कंसिस्टेंटली एक ही भाषा एक ही बदजुबानी करता रहे, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। जिनका कैंपेन स्टाइल ही ये है, योगी आदित्यनाथ जी की बात कर रहा हूं, उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते रामलाल आर्य जी के टिप्पणी से। रामलाल आर्य जी का एक जबान फिसल गई, कोई बात नहीं। रही बात हमारे मित्र की, श्रीकांत जी की, तो जिस दिन से हमारा अलायंस हुआ है, प्रधानमंत्री से लेकर नीचे एक एक मंत्री को ले लीजिए, इनके प्रवक्ताओं को ले लीजिए, ऐसे बौखलाहट, ऐसी बदहवासी मैंने पहले कभी देखी नहीं। प्रधानमंत्री जी का तो ऐसे लगता है मुंह ही सूख गया है। तो दिख रहा है हमें, इनकी हार हमें तो दिख ही रही है, इन्हें खुद को भी दिख रही है। इस वजह से ये इतने बौखलाए हुए और पूरे हमले राहुल गांधी पे। अगर राहुल गांधी कोई मायने ही नहीं रखता तो क्यों उन पर इतने हमले किए? जवाब श्रीकांत, जवाब। राहुल गांधी अगर मायने नहीं रखते हैं तो हमले क्यों? कांग्रेस पूछ रही है, बौखलाए हुए हैं आप। अमित जी, 27 साल यूपी बेहाल, उस नारे का क्या हुआ पवन जी? 27 साल यूपी बेहाल, आपने तो मुख्यमंत्री भी तय कर दिया। अभी जवाब देते हैं। मुख्यमंत्री तय कर दिया, 27 साल यूपी बेहाल, अब गलवैया डालकर घूम रहे हो। पिछले 3 महीनों में वो नारा बिल्कुल हमारा अब इरेलेवेंट हो चुका है। अखिलेश जी ने उसको इरेलेवेंट किया है। मैंने आपको बीच में टोका नहीं। मुझे लगता है कि चर्चा की मर्यादा की मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं। मैंने बीच में टोका नहीं, मैं अपना वक्तव्य पूरा कर लूं, उसके बाद अपनी बात रखिएगा। आपने पहले नारा दिया 27 साल यूपी बेहाल, आप यात्रा, किसान यात्रा निकाली, खाट यात्रा निकाली, लेकिन जनता ने आपकी विदाई यात्रा निकाल दी। तो अब आपका पूंछ पकड़कर आप सत्ता में वापसी चाहते हैं। बड़ी पार्टी आप रहे हैं और आपका नीति और नेतृत्व इतना कमजोर हो गया है कि आप बैसाखियों के सारे कहीं ना कहीं सिर्फ आप सत्ता चाहते हैं। सत्ता की हवस इतनी आपको लग चुकी है। ओके, जवाब। हमारी किसान यात्रा आप पर भी केंद्रित थी और उसका नतीजा आपने देखा कि प्रधानमंत्री को भी अब किसान याद आ गए हैं। जिस प्रधानमंत्री को पिछले 3 साल में नए सूट पहनने के अलावा कोई और काम नहीं था, विदेशों घूमने के अलावा कोई और काम नहीं था, उन्हें आज किसान याद आने लगे हैं। तो वो इसीलिए हुआ है कि राहुल गांधी ने एक किसान यात्रा निकाल के उनकी आंखें खोल दी हैं। आज प्रधानमंत्री भी लोन माफी की बात करने लगे। उसका कारण राहुल गांधी है, उसका कारण कांग्रेस का कैंपेन है। गेहूं के खेत में कितनी बार पानी दिया जाता है? अब आप राहुल गांधी गांव के अंदर जाते हैं, लोगों से पूछते हैं कि कितना किलोमीटर आपका खेत है। चिप्स की राहुल गांधी तो आलू की फैक्ट्री लगाते हैं जनाब। राहुल गांधी का और किसान का कोई सरोकार नहीं है। ओके, 30 सेकंड में प्रोसेसिंग फैक्ट्री मैंने बहुत देखी है। आप मथुरा से चुनाव लड़ रहे हैं, आपको भी जानकारी होनी चाहिए कि आलू की प्रोसेसिंग की फैक्ट्रीज होती हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो मुझे मथुरा की जनता पर बहुत दया आ रही है। हालांकि वो आपको जिताएंगे नहीं, इसका मुझे पूरा भरोसा है। चलिए, वो तो 11 तारीख बता देंगे। खेत किलोमीटर में नहीं होता है, बीघे में होता है, बीघे में। देखिए, ये जमीन नापने का काम बीजेपी से अच्छा कोई नहीं जानता। जिन्होंने कई किलोमीटर की जमीन अडानी को दे दी थी गुजरात में, तो जब अडानी को जमीन देनी होती तो बीघों में नहीं दी जाती, किलोमीटर में दी जाती है। आपके ही पाले हुए हैं। नहीं, हम आपको बता दें, हमने भी गुजरात में जाके देखा, कई किलोमीटर आपने जमीन अडानी को दे दी। दायरा उत्तर प्रदेश चुनाव आम आदमी का खेत बीघों में होता है, लेकिन जो जमीन अडानी को दी जाती है वो किलोमीटर में दी जाती है। जी, देखिए, आपने शुरुआत की, आपने बढ़ाया चढ़ाया उनको। 2.5 साल में अडानी अंबानी पैदा नहीं हुए। ओके, मैं देखिए, अगर आप कॉर्पोरेट हाउस में अटैक करेंगे, देखिए, निवेदन मेरा निवेदन है ये।
हम बहस को बहस के लेवल पर रखें। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ रितु सिंह भी जुड़ गए और शेष नारायण सिंह भी है। शेष नारायण सिंह, आप तीखी टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं। दूसरे राउंड से पहले शेष नारायण सिंह की तीखी और बड़ी टिप्पणी क्या है? मायावती आज बोली है, कुछ लोग अफवाहबाजी कर रहे हैं, श्रीकांत शर्मा बोल रहे हैं, कुछ लोग समाजवादी पार्टी और उनका गैंग यानी अखिलेश यादव और उनकी टीम ये सब कुछ कर रही है। आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी तीखी टिप्पणी क्या है, बताइए। पहले राउंड के बाद जो बातें ऑब्वियस तरीके से उभर के आई हैं जी, वो ये हैं कि मायावती जी को भी, बीजेपी की भी और समाजवादी पार्टी को भी जी, जो उनकी उम्मीदें थी उस पर उनको तीनों को घबराहट है। तीनों को टाइम फिस हो गई उम्मीदें, क्योंकि मायावती जी को उम्मीद ये थी कि 103 टिकटें दी हैं उन्होंने मुसलमानों को, तो मुसलमान टूट के उनके साथ जाएगा। एक बात बताइए शेष नारायण सिंह, एक बात बताइए, बिल्कुल 10 सेकंड में बताइएगा। समाजवादी पार्टी और बीएसपी का डर मुसलमान वोट है, इसके अलावा कुछ नहीं है? क्विकली सब दूसरी तरफ भी ये था कि अजीत सिंह ने बीजेपी का भी खेल बिगाड़ दिया। जो जाट जो था, जो मोदी जी के लिए मतलब मरने मिटने पे आमादा था 2014 में, और लगभग हर सीट पे लीड थी बीजेपी की, तो वो जाट के शिफ्ट होने से खिसक गई है। तो तीनों को पहले राउंड के बाद परेशानी है, तीनों को परेशानी है। ओके ओके, मैं सीधा रुख करता हूं रितु सिंह का। रितु सिंह इस डिबेट में जुड़ रही है। रितु सिंह, क्या ये आप क्योंकि मायावती ने इसका डिनायल कर दिया कि कुछ लोग अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन अफवाहों में मत आइएगा। ये क्लैरिफिकेशन इसलिए देना पड़ा कि मुस्लिम वोट बीएसपी को पड़ जाए दूसरे राउंड के अंदर, सिर्फ इसलिए या फिर इसके अलावा भी कुछ है? लोगों को मतलब जो ये पार्टियां हैं ना, भाजपा, सपा और कांग्रेस, जो गठबंधन मिला है, जिनका अपना सपा और गठबंधन मतलब कांग्रेस, इनका कोई वजूद नहीं था। ये लोगों में भ्रम फैला रहे हैं कि बहन जी किसी के साथ मिलके पार्टी बनाएंगे। किसी के साथ नहीं, बीजेपी का नाम, बीजेपी के साथ। लेकिन मैं लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि हम बीजेपी के साथ कभी भी नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये बहन जी ने भी कहा, क्योंकि हम तो नहीं, ये लोग जो हवा ये पार्टियां फैला रही हैं, ये लोग, क्योंकि कौन लोग? ये सपा और क्या कहते हैं, ये जो कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, ये लोगों को भ्रम फैला रहे हैं कि ये जी बीएसपी बीजेपी के साथ जाएगी। अरे बीजेपी के साथ क्यों जाएगी? हमारा वजूद है और हम अब की बार सत्ता में आने वाले हैं, क्योंकि इन पार्टियों ने, जो सपा सरकार ने उस प्रदेश को बद से बदतर कर दिया है और लोगों को बहन कुमारी मायावती ओके, मैं जवाब देता हूं। नाविद सिद्दीकी, आप फैला रहे हैं, आप ये अफवाह फैला रहे हैं कि बीजेपी और बीएसपी साथ आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है। मायावती डिनाई कर रही है, रितु सिंह डिनाई कर रही है। बताइए आप, मुस्लिम वोट खिसकने का डर है आपको? पहले राउंड के बाद डर पैदा हो गया आपके अंदर? जवाब अमीश भाई बताइए। नाविद सिद्दीकी। अमीश भाई देखिए, ये अफवाह मैं बता रहा हूं, अब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिएगा, फिर टोकिएगा प्लीज। मैं पूरी अपनी बात कर लूं। और रितु जी से बड़े अदब से, रितु जी एक बहुत अच्छी प्रवक्ता हैं बहुजन समाज पार्टी की, मैं उनकी इज्जत करता हूं। एक सवाल मैं करना चाहता हूं। ये आदरणीय बहन जी ने जो ये बात कही है कि भ्रम फैलाया जा रहा है, अफवाह फैलाई जा रही है कि बीएसपी जो है वो बीजेपी के साथ जुड़ सकती है, मैं आपके चैनल पे ये दावे के साथ कह सकता हूं कि एक और चैनल है आपका जिसमें आप रात में 9 बजे बैठते हैं, जी, उसमें मेरी ही बहस हुई थी। तो बहुजन समाज पार्टी के एक एमएच खान साहब हैं, एमएच खान साहब ने ये ऑन एयर लाइव बोला था कि अगर शिवसेना अपना जो शिवसेना का असर या फिर आरएसएस का असर बीजेपी से कम हो जाए तो हमें बीजेपी के साथ कोई दिक्कत नहीं, आप बीजेपी के साथ जुड़ सकते हैं। ये रिकॉर्डेड है, एक चैनल के ऊपर रिकॉर्डेड है कि आपको बता रही हूं कि हम कभी भी बीजेपी के साथ एमएच खान के ऊपर तो मायावती है, मायावती ने डिनाई कर दिया। आप लोगों को डर हो रहा है, सपा सरकार को डर है, कांग्रेस और सपा इस बात को फैलाई जा रही है कि ये बीजेपी, और हम किसी भी कीमत पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी सरकार बन रही है, इसलिए इन लोगों को डर है। एमएच खान साहब ने, एमएच खान आपकी पार्टी के एमएच खान ने ये बात कही है और कैमरे पे कही है, नेशनल चैनल है। नहीं ये रिकॉर्डेड है। मैं देखिए, मैं बोल रहा हूँ ये रिकॉर्डेड है, ये आप निकलवा के देख सकती हैं। नहीं क्यों नहीं करती? आपकी पार्टी का पक्ष रखते हैं वो आके, आप कह रही हैं ओके, कमाल है, आपने उस प्रदेश को बद से बदतर कर दिया, इसलिए आपको पता है कि हम तो बहुजन समाज पार्टी से बैठते हैं, उन्होंने ये कबूल कर लिया है, खान साहब ने ये कबूल किया है कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी के साथ मिल सकती है। मैं अंतराल लेता हूं, लेकिन बदजुबानी पर मैं आऊंगा, बदजुबानी पर मैं लौट कर वापस आऊंगा। और आज बार में ब्रेक के बाद होगा अगला राउंड बदजुबानी का। आखिरकार
क्यों बदजुबानी उत्तर प्रदेश के इन चुनावों में हावी है? क्या उससे वाकई वोट मिल जाएंगे या फिर वो कुछ और गेम प्लान है? ब्रेक के बाद आर पार और जोरदार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार। मेरे साथ इस डिबेट के अंदर नाविद सिद्दीकी है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। पवन खेड़ा है मेरे साथ स्टूडियोज के अंदर, कांग्रेस के प्रवक्ता। रितु सिंह है, नेता बीएसपी की। शेष नारायण सिंह है, वरिष्ठ पत्रकार। और मेरे साथ लखनऊ से बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा लाइव जुड़े हुए हैं लखनऊ से। मैं इस दौर में बदजुबानी की बात करना चाहता हूं। श्रीकांत शर्मा, आपकी पार्टी बार बार एक बात कहती है कि हम विकास के एजेंडे की बात करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ, संजीव बालियान, संगीत सोम की मैं बात बहुत बारी कर चुका हूं। योगी आदित्यनाथ का ताजा बयान, वो कैराना में कहते हैं ऐसी सिचुएशन है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो ऐसी सिचुएशन है जो कश्मीर में 1990 में थी, और अब उनका ताजा बयान, क्या मतलब निकाला जाए? ये बदजुबानी नहीं तो क्या है? जवाब दीजिए। अमित देवगन जी, आप ये बताइए कि किसी के घर को खाली कराया जा रहा है, उस पर धमकी दी जा रही है, रात को 2 बजे किसी को फोन किया जाता है, उसके परिवार को कत्ल करने की धमकी दी जाती है, और फिर उसको बाध्य कर दिया जाता है कि वो अपना घर खाली कर जाए, शहर की तरफ चला जाए, और फिर कुछ ही दिनों के बाद उस घर पर कुछ ऐसे तत्वों का कब्जा हो जाता है जो असामाजिक तत्व हैं। और पिछले 5 सालों में हिंदू विरोधी सरकार है, ये कहने का क्या मतलब है? यूपी सरकार दंगा करने वालों का संरक्षण देती है, इसका क्या मतलब है? ये योगी आदित्यनाथ ने बोला, माफिया को संरक्षण दे रही है। ये कानून व्यवस्था से जुड़ा विषय है अमित जी, इसको आप डाइवर्ट मत करिए। पर ये बोला गया ये जुड़ा विषय है जो क्या? श्रीकांत शर्मा, आप राष्ट्रीय सचिव हैं, आप बीजेपी के मीडिया सेल इंचार्ज हैं, मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव सरकार हिंदू विरोधी सरकार है? आप इस बयान का समर्थन करते हैं? ये जन विरोधी सरकार है, ये मुगलिया सोच से चलने वाली सरकार है। जो अखिलेश यादव अपने पिता का सम्मान नहीं कर सकते, उन अखिलेश यादव जी से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? जवाहर बाग के अंदर 300 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया और उन अपराधियों को बचाते रहे। कैराना के अंदर से लोग पलायन करने को मजबूर हो गए। अखिलेश ने अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसी सरकार को क्या कहोगे आप? ये जन विरोधी सरकार है, ये बहन बेटियों की आबरू के साथ जो सरकार है। ओके, पवन खेड़ा, श्रीकांत शर्मा। हुकुम सिंह ने अपना बयान खुद बदल दिया है। एक भी रिपोर्ट आप दिखा दीजिए जिसमें है कि हिंदुओं का पलायन हुआ उस गांव से। आप क्यों ये झूठ की राजनीति करते हैं और बांटने की बात करते हैं, चुनाव में भी और चुनाव के बाद भी? आप ये शब्दावली ठीक कर लीजिए। नहीं, कोई शब्दावली की बात नहीं है यहाँ। आप बिल्कुल झूठ की राजनीति कर रहे हैं। आप गुमराह मत करिए। मुझे कोई शर्म नहीं है बोलने में कि आप बांटने की राजनीति कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। हुकुम सिंह ने स्वयं अपना बयान वापस लिया है। कोई एक रिपोर्ट बता दीजिए जिसने कहा है कि गांव खाली हुए हैं। क्यों आप ये अफवाह उड़ाते हैं और ये अफवाह उड़ाकर आप दंगे फैलाते हैं? ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये राजनीति नहीं चलेगी। गई थी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इस तरह की राजनीति नहीं चलेगी। श्रीकांत जी, कैराना के अंदर लोग पलायन कर आए। कौन सा एक उदाहरण दीजिए, एक रिपोर्ट बताइए आप, एक डीएम की रिपोर्ट बताइए। हुकुम सिंह ने स्वयं, जो आपके नेता हैं, उन्होंने स्वयं अपनी बात बदल दी है। आपके अपने सांसद ने अपनी बात बदल दी। क्या बात कर रहे हैं? श्रीकांत शर्मा फर्जी तरीके से उसको गैस के कनेक्शन दिलवाए। मैं नाविद सिद्दीकी का गुनाहगार हो, मुकुल द्विवेदी आप लोग। ये डिबेट यादव की हत्या का आपके ऊपर आरोप है। अखलाक की हत्या का आरोप आपको मालूम है किस पर है? या आप मैं बताऊं, आपको याद दिलाऊं? आप लोगों ने कराई, आपको याद दिलाऊं अखलाक की हत्या का किस पर आरोप है? क्यों आप हमारा मुंह खुलवा रहे हैं? समाजवादी पार्टी, अगर हमारा मुंह खुल गया तो आप कल कैंपेन नहीं कर पाएंगे। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। नहीं, आप अपना मुंह खोलिए। अखलाक के परिवार के वोटर लिस्ट से उनका नाम काट डाला आप लोगों ने। क्या राजनीति देश के साथ गद्दारी आप लोगों ने की है। उसके बाद उसके परिवारजनों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया। शहीदों का अपमान करते हो। में उनकी हिस्सेदारी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं अकलियतों की। क्या बात कर रहे हैं आप? अकलियतों पर आप, हम सबका साथ, सबका के साथ हैं आप। इस देश के संसाधनों पर गरीब का अधिकार पहले है। लोगों के भाषण आते हैं, आपकी अजीब अजीब टिप्पणियां आती हैं,
प्रधानमंत्री की टिप्पणियां उठा के देख लीजिए, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, इस तरह की टिप्पणियां आपके प्रधानमंत्री का देखिए। अब आप विषय को बदलेंगे, विषय को बदलेंगे। अमीश जी, मैं बिल्कुल बदजुबानी महिलाओं को पंचमाल भी आएगा, पंचमाल भी आएगा, बड़े सारे विषय आएंगे। लेकिन अगर बदजुबानी की बात हो रही है तो प्रधानमंत्री से शुरू करिए, फिर बात करें। मैं बहस को अकेले क्यों नहीं लड़े मैदान में? ओके, श्रीकांत शर्मा, पवन खेड़ा, ये खामोश हो जाए तो मैं बात करूंगा, मेरी आदत नहीं है। श्रीकांत शर्मा, पवन खेड़ा। ओके, मैं रुक करता हूं नाविद सिद्दीकी का। श्रीकांत शर्मा, ओके, नाविद सिद्दीकी, स्टेट क्वेश्चन टू यू। क्यों जो आरोप योगी आदित्यनाथ ने लगाया या फिर बयान दिया, आपकी टिप्पणी क्या है इस बयान के ऊपर कि आपकी सरकार हिंदू विरोधी सरकार है, यूपी सरकार दंगा कराने वालों का संरक्षण करती है, गौ रक्षा के लिए अपराधियों पर सर्जिकल स्ट्राइक जरूरी है, यह तक कहा गया है। बताइए, ये बदजुबानी है, ये ठीक है? ये आज की डिबेट मैं बोलूं अगर इजाजत हो तो आपकी। देखिए, आज की डिबेट ऐसी है कि बहुत अच्छी डिबेट आपकी है और बहुत अच्छा मुद्दा आप लेकर के आए हैं और सबको बोलने का हक है। तो अभी हमारे ऊपर इल्जाम लगाया गया कि जन विरोधी, आपने जब पूछा कि क्या हिंदू विरोधी है तो उन्होंने कहा कि नहीं, जन विरोधी है। फिर मुद्दे से हट करके यह कहा गया कि जो आदमी अपने बाप का सम्मान नहीं करता, जो अपने बाप का नहीं हुआ, कौन कह रहा है ये वो लोग कह रहे हैं। अरे जो बाप के सम्मान, अगर देखिए इस मुद्दे पे आप आएंगे तो सवाल फिर ये भी उठेगा कि एक शख्स ऐसा है जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, जिसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया बहुत पहले। तो पत्नी और पति, ये तो एक रिश्ता ऐसा है जो जिंदगी का इंपॉर्टेंट होता है। राजनीति करनी है, राजनीति में अगर हो माँ बाप ने की क्षमता रखिए। प्रश्न करता हूं, देखिए श्रीकांत जी ने ये बाप और बेटे वाली बात उठाई, अखिलेश यादव की राजनीति में, मुलायम सिंह की राजनीति के अंदर है, जो व्यक्ति राजनीति में नहीं होते हैं। याद दिलाना चाहता हूँ, अडवाणी जी को कहाँ पहुंचा दिया मोदी जी ने, मुरली मनोहर जोशी जी को कहाँ पहुंचा दिया? अरे आप चुप रहिए, आप तो नरसिम्हा राव की डेड बॉडी को अंदर नहीं लेकर आया। बहस का विषय नहीं है, दलित को पीस कर अपने कार्यालय से निकाल दिया। अगर आप डिबेट को बदलना चाहते हैं, पहुंचा दिया मोदी जी ने। ओके, ये भ्रष्टाचार अपराध के गठजोड़ को आपने अपने डिस्कशन में बिठा रखा है। भ्रष्टाचार की बात, अरे नाविद सिद्दीकी को तो बोलने दीजिए पवन जी। एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, आपने दोनों को डिस्कशन में बिठा रखा है। नाविद सिद्दीकी रिस्पॉन्ड, नाविद सिद्दीकी रिस्पॉन्ड। श्रीकांत, आपकी बात हो गई, जवाब दूंगा। नाविद सिद्दीकी दूंगा आपको जवाब। मैं आप दोनों को मौका दूंगा, दोबारा मौका दूंगा। दंगल का एक और राउंड होगा। ओके, मैं सिद्दीकी करता हूं, मैं नाविद सिद्दीकी करूंगा। रितु सिंह होल्ड ऑन। नहीं, मैं खंडन कीजिए कि ये ऐसे नहीं, किसी भी को भी कोई भी अगर आप बदजुबानी की बात कर रही है, देख लीजिए बदजुबानी का उदाहरण, ये है बदजुबानी का उदाहरण। एक को सांपनाथ, एक को नागनाथ, ऐसे बोल रही है। जी, आप कह रहे हैं ये बोलना ठीक। ओके, मैं सीधा रुक करता हूं नाविद सिद्दीकी का। नाविद सिद्दीकी, आपकी टिप्पणी क्या? 30 सेकंड का टाइम आपके पास है, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। देखिए, हमारी टिप्पणी जो हमेशा थी, हम वही बात करते हैं, हम मुद्दों को घुमाते नहीं है, हम हर सबका सम्मान करते हैं। मैंने यही कहा कि देखिए, किसी के ऊपर भी निजी टिप्पणी मत कीजिए, नहीं दूसरे सवाल भी लोग उठाएंगे। हम नहीं उठाएंगे, दूसरे दल के लोग उठाएंगे, जनता देख रही है, बड़ा चैनल है, सम्मानित चैनल है और करोड़ों लोग इस वक्त देख रहे हैं। तो किसी के ऊपर निजी टिप्पणी के कोई बाप से अलग हो गया या बाप का सम्मान नहीं किया, वो सब किनारे कीजिए। बात कीजिए कि जनता को क्या चाहिए। चुनाव शुरू हो चुके हैं, दूसरे चरण का चुनाव जो है वो कल है। तो ऐसा है कि अब इसमें क्या चीजें निकल के आनी, जनता किसके साथ है, हमें पूरा यकीन है। और हम ये कोई भ्रम नहीं फैला रहे हैं कि भ्रम वो फैलाता है, डर उसको होता है अमीश भाई, जिसको लगता है कि ये हमसे सरक गया है, ये हमसे चला गया है। हमें तो मालूम है वो हमारे साथ है, हमें मालूम है। हम तो कहते हैं कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो, हम सारे जमाने को साथ लेके चलो। नाविद सिद्दीकी, मेरा सवाल बहुत सीधा है। आपको योगी आदित्यनाथ की भाषा अमर्यादित दिख रही है, आपको लग रहा है कि वो तोड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब मैं बात करता हूं आजम खान की। आजम खान कह रहे हैं सबसे बड़ा रावण लखनऊ में नहीं दिल्ली में रहता है। अब इसके बाद एक और सुनिए बयान। अब मैं बात करता हूं रामकरण आर्या की, आबकारी राज्य मंत्री अखिलेश सरकार के अंदर। बीजेपी राक्षस और कांग्रेस शैतान की तरह है। हम उत्तर प्रदेश में अकेले भी सरकार बना सकते थे, लेकिन बड़े राक्षस को मारने के लिए छोटे छोटे शैतानों को इकट्ठे करना पड़ता है। क्या कांग्रेस पार्टी
शैतान है? आप इस बात से एग्री करते हैं या फिर आपको लगता है ये बदजुबानी है? नावेद सिद्दीकी बताइए, शैतान है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी राक्षस है? देखिए, अभी पवन खेड़ा साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही कि जब चुनाव का माहौल होता है, हर तरफ से मीडिया पहुंचती है बात करने के लिए, बयान लेने के लिए, तो कहीं ना कहीं स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, जुबान फिसल जाती है। हमें पूरा यकीन है वो ये नहीं कहना चाहते होंगे, लेकिन वो क्योंकि भीड़ रही होगी, अल्फाज जो हैं वो बदल गए। हमें मालूम है, देखिए, मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बात कह सकता हूं, हम लोग एक चीज जानते हैं कि बात चाहे बेसलीका हो, मगर सवाल का बात जवाब करने नहीं हुआ। का सलीका चाहिए। सवाल का और जवाब कौन नहीं सी हुआ। बात कहां कैसे कही जाती है, जुबान ये उधर सलीका हो जुबान तो हर फिसलती है और आजम बात, खान ये की बार सलीका बार हो तो फिसलती हर बात सुनी जाती है। और आजम खान की बार बार फिसलती है। अंतराल लेता हूं, ब्रेक लेता हूं, छोटा सा ब्रेक लेता हूं, लेकिन आर पार में ये बड़ी बहस, उत्तर प्रदेश में दूसरा राउंड कौन बाजी मार रहा है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। और ब्रेक के बाद आर पार आपको बताएगा कौन आगे कौन पीछे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार, और आर पार में इस दौर में श्रीकांत शर्मा, नावेद सिद्दीकी, पवन खेड़ा, रितु सिंह और शेष नारायण सिंह है। मैं इस दौर में रुक करता हूं रितु सिंह आपका। रितु सिंह, बहुत बारी बात होती है बदजुबानी की। मैं पहला बयान आपको बताना चाहता हूं, बीजेपी जीती तो यूपी में नमाज बंद हो जाएंगी। आप गेस करना चाहेंगे किसका बयान था ये? हाँ जी, सुरेश राणा का बयान था। नहीं जी, हाजी याकूब कुरैशी का बयान था। नहीं था, लेकिन उन्होंने, नहीं, सुरेश राणा ने ये बयान नहीं दिया था। उन्होंने सुरेश राणा ने जो बयान दिया था, वो मैं बता देता हूँ आपको। हाँ, वो दिया था, मैं जीता तो कैराना, मुरादाबाद और देवबंद में कर्फ्यू लगेगा। बदले में नहीं, पर वो सुरेश राणा का बयान पर मैं श्रीकांत शर्मा से प्रतिक्रिया ले लूंगा। आप अपने बयान पर, अपनी पार्टी के नुमाइंदे के बयान पर प्रतिक्रिया दीजिए। बीजेपी जीती तो यूपी में नमाज बंद हो जाएगी? हाँ, तो बताइए ना, ये पोलराइजेशन का, ये क्या पोलराइजेशन का सुरेश तरीका राणा नहीं है। जी ने एक ऐसा बयान दिया था कि भाई मैं यहाँ पर कर्फ्यू लगा दूंगा, तो कोई उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी थी। और अगर उन्होंने अपने धर्म से रिलेटेड अपने लोगों के लिए अगर ये बात कही तो कौन सा गुनाह किया? आप ठीक है, ये ठीक है, बयान नहीं, मतलब उसका उनका व्यक्तिगत था, हमारी पार्टी का बयान नहीं था। मैं इस बात को कहती हूँ कि उन्हें तरीका गलत था, लेकिन फिर तो आप सतीश चंद्र मिश्रा का नहीं, यमराज वाला बयान भी एंडोर्स करेंगी। आप बताइए, सतीश चंद्र मिश्रा का प्रधानमंत्री को यमराज बोलना भी एंडोर्स करेंगी। लगाएंगे तो क्या नमाज बंद नहीं होगी? तो ऐसा बयान सुरेश राणा जी ने क्यों दिया? आप उनसे सवाल करिए, उसके बदले में ये जवाब था। मतलब ये गलत बात है ना। नहीं, ये सवाल था तो इसका जवाब था। आप बताइए, कोई आदमी एक थप्पड़ मारेगा, दूसरा आदमी थप्पड़ खाता रहेगा? अच्छा, आप कह रहे थप्पड़ मारना अलाउड है? नहीं, थप्पड़ मारना नहीं है अलाउ है, मतलब एक मारे तो दूसरे को भी मारना चाहिए। मतलब आपकी बात का कोई जवाब, आप मुझसे कोई जवाब, अगर मुझसे क्वेश्चन करेंगे तो मैं जवाब दूंगी। नहीं, ये बोला बयान दिया है, सवाल नहीं पूछा, क्या बयान दिया है? तो सुरेश राणा ने भी बयान दिया, जवाब दिया, हाजी याकूब ने भी जवाब दिया। बीजेपी का बीजेपी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में आपको यमराज नजर आते हैं? सतीश चंद्र मिश्रा को नजर आ रहे हैं? बताइए, आप बताइए। नहीं, सतीश चंद्र मिश्रा जी ने क्या ऐसा कहा है? बिल्कुल कहा है। कब कहा है? नहीं, उन्होंने क्या डायरेक्ट मोदी जी को कहा है? आप बताएंगे मुझे? बिल्कुल कहा, मैं आपको बता रहा हूं। बताइए, आप माफी मांगना चाहती हैं इनके बयान पर? नहीं, आप मुझे, मेरे को सुनाइए। आप कुछ कहना नहीं चाहती? सुनाएंगे नहीं, मैं कैसे मानूं? कमाल है, हाजी याकूब कुरैशी जवाब देते हैं। ओके, ओके, शेष नारायण सिंह, ओके, अब मैंने आपको मौका दे दिया, जवाब नहीं था आपके पास, जवाब नहीं था। देखिए, जब हम बदजुबानी की बात करते हैं तो दूसरे पार्टी की बदजुबानी तो बुरी लगती है, अपनी बारी जस्टिफाई करते हैं। जस्टिफाई कर रहे हैं आप, जस्टिफाई, गलत बात है ओके, कि तुम्हारी गलत बात को सहन करेंगे ओके, कि तुम बोलोगे कर्फ्यू लगा दो, हम कर्फ्यू लगा देंगे, मतलब किसी की नमाज पे कर्फ्यू लगा दोगे? नेताओं को ये बताना पड़ेगा कि आपके जो कुकृत्य हैं उसके बारे में हम आपसे पूछेंगे, दूसरे को कुकृत्यों के बारे में हम सुरेश राणा के बारे में श्रीकांत शर्मा से पूछेंगे। कांग्रेसियों ने जो मौत का सौदागर किया है उसके बारे में हमने हमेशा कांग्रेसियों से ही पूछा, और आजम खान साहब जब रावण कहते हैं तो हम नवेद सिद्दीकी साहब से पूछेंगे। तो ये बेसिक बात ये है कि अपनी बात को आप जो हैं, अगर सारे लोगों की आंख के बदले आंख ली जाती रहेगी तो पूरा मुल्क अंधा हो जाएगा। तो इन लोगों को सभ्यता के बुनियादी सिद्धांत। अब एक दूसरा सवाल भी है, अगर आजम खान सपा में होते, बसपा में होते, तो क्या बसपा वाले उनके बयान की निंदा करते? या अगर नसीबुद्दीन सिद्दीकी बीजेपी में होते तो क्या बीजेपी? तो इन लोगों की प्रॉब्लम यह है कि एक एडीआर की रिपोर्ट है कि इनमें 25% क्रिमिनल्स कैंडिडेट्स होते हैं, और वो सारे लोग इसी तरह की बात करते हैं, और बदजुबानी भी बाकायदा एक क्रिमिनल ऑफेंस है, ताज़ीरात हिंद में उन पर मुकदमा किया जा सकता है। ओके,
ओके तो फिर उनको क्या कहते हैं, ये भाजपा का जो चेहरा है, जो आए दिन इस तरह के गलत गलत बयान देते, इन्हीं के बयानों पे लोग खिंचते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो लोग जवाब देते हैं। ये अगर ऐसी हरकतें भाजपा लोग ना इतना बौखलाए, ना इस तरह की हरकतें करें, भारतीय जनता पार्टी उकसाएगी तो आप बोल देंगे। नहीं, मतलब ये थोड़ी है कि गलत बात ओके, श्रीकांत नाउ रिस्पॉन्ड टू दिस। ओके ओके, सबके लिए बराबर है, पहले शेष जी सब लोगों के लिए बराबर है ना। कितना आपको जोरदार लगता है? वही तो मैं कह रहा हूं, उकसाएगी तो आप बोल देंगे। ये नया तरीका है, अरे भाई प्रोवोकेशन, बीजेपी के एक नेता विनय कटियार एक महिला के लिए ऐसे बोल दिया, क्या ये शब्द इनको शोभा देते हैं? सवाल पूछे विनय कटियार, मेरी डिबेट से उठ के गए, मैंने सवाल पूछा नहीं। डोंट टेल मी माय वर्क। मैं आपको ये बता रहा हूं, विनय कटियार से सवाल पूछा गया, आपको आपकी पार्टी से इसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है, उसके बारे में आप जवाब दीजिए। शेष जी को बोलने दीजिए, हम किसी भी पार्टी के, शेष जी को बोलने दीजिए, शेष जी को बोलने दीजिए। हम किसी भी पार्टी को डिफेंड नहीं करेंगे। पार्टियां अपने अपने बयानों को, बदजुबानी को, ये बात नहीं हो सकती कि आप सोचें कि हम अपनी पार्टी का दूसरी पार्टी में कोई गलत देगा, खुद को डिफेंड श्रीकांत शर्मा, हमारी पार्टी में कोई गलत करेगा, श्रीकांत शर्मा यहाँ बैठे हैं, वो अपनी पार्टी को डिफेंड करेंगे, हम क्यों करें? और हम सपा को या बसपा को या कांग्रेस को हम डिफेंड नहीं करेंगे। हमारा सवाल, हमारा पेशा है, हम आपसे डिफिकल्ट सवाल पूछेंगे, अगर आप जो है उस पर मिलाएंगे तो आपकी समस्या। और ये मैं चारों ही नेताओं को कह रहा हूं, किसी भी पार्टी का गलत कहता है तो दूसरे चैनल के डिबेट पे दूसरे लोगों के नेताओं को क्यों बुला के उनसे पूछते हैं? जब आज नहीं पूछ सकते तो कभी भी देखिए इनका अपना पर्सपेक्टिव है, शेष नारायण सिंह का अपना पर्सपेक्टिव है। अगर हमारी पार्टी का कोई गलत कहेगा तो हमारी भी टिप्पणी आप सुन लीजिए। देखिए जी, देखिए शेष नारायण सिंह का अपना वक्तव्य है, बिल्कुल ठीक है। He has all right to say his point. Yes, he has. Don't he? Now, जब से राजनीति का एक व्यक्तिवादी राजनीति जब से आई है, तब से मुद्दों की राजनीति बिल्कुल नहीं होते हुए दिख रही है। पिछले 2.5-3 साल से जो हमें दिख रहा है, वो व्यक्ति विशेष के ऊपर राजनीति पूरी रिवॉल्व करती है और राजनीतिक डिस्कोर्स पूरा रिवॉल्व करता है, और वो व्यक्ति है श्री नरेंद्र मोदी। अब जैसे यथा राजा तथा प्रजा, जिस तरह की जुबान, जी नहीं, जी नहीं, मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री थे, कतई कोई व्यक्तिवादी राजनीति नहीं थी। आप गलत कह रहे हैं शेष नारायण जी, माफी चाहता हूं। एक मिनट, मेरी बात खत्म नहीं हुई। इंदिरा गांधी मेरी बात आज की एरा की बात कीजिए, आज के एरा की बात कीजिए, जिसमें आप भी हैं, हम भी हैं, आप तो पत्रकार भी रहे हैं। एरा की बात कीजिए, वो व्यक्ति जिस तरह की जुबान का उपयोग करता है, तमाम राजनीति उसी जुबान पे चलने पड़ी है। श्रीकांत रिस्पॉन्ड टू दिस। श्रीकांत शर्मा रिस्पॉन्ड टू पवन खेड़ा नाउ। श्रीकांत शर्मा योर टर्न। पूरी तरह से विफल रही है। श्रीकांत शर्मा रिस्पॉन्ड, आपकी आवाज नहीं जा रही थी, रिस्पॉन्ड करिए। अमीश जी, उत्तर प्रदेश के चुनाव में मतदाता अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है कि 15 साल से यहां पर अपराध, भ्रष्टाचार ने लोगों को बंधक बना रखा है। लोग सुशासन, विकास चाहते हैं, बिजली, पानी, सड़क, जो बुनियादी आवश्यकता है, बहन बेटियों की आबरू के साथ। पर जो बात पवन खेड़ा ने करी, व्यक्ति विशेष की राजनीति जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से आई है, उस पर आपकी टिप्पणी क्या है श्रीकांत? अरे कांग्रेस के बारे में तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। नेहरू जी के बाद इंदिरा जी, इंदिरा जी के बाद राजीव जी, राजीव जी के बाद राहुल जी, राजीव जी, राहुल के बाद कोई और जी। इन लोगों को नैतिक अधिकार नहीं है सब चीजों पर बोलने का। इन्हीं के पिताजी के नाम से, इन्हीं की माता जी के नाम से गांधी परिवार लोगों के नाम, वो आपके प्रधानमंत्री में भी दिखती है और आप में भी दिखती है। राइट नहीं है। और आप तो इतने घबराए हुए हमारे गठबंधन को देख के आप क्या वजूद की बात करते हैं? 11 मार्च को आपका वजूद 5 राज्यों से समाप्त हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप? 11 मार्च को आपका वजूद उत्तर प्रदेश में हम ढूंढने निकलेंगे, आप भी चलिएगा हमारे साथ। वैसे आपको मैं एक और बात बता दूं, आपके अहंकार को एक और बात बता दूं, उदाहरण देता हूं बदजुबानी का और 30 सेकंड देखिए अहंकार तो हमको रोज दिखता है। मित्रों जब से बोलना शुरू हुआ, जब से हमने मित्रों से शुरू किया, हमें अहंकार ही दिख रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। आपके प्रधानमंत्री से ज्यादा अहंकार किसी और में नहीं है। अहंकार की बात तो आप करिए मत। आम आदमी की भावनाओं को कुचलने की आप कोशिश करते हैं। आम आदमी पार्टी या आम आदमी, किसकी बात कर रहे हैं आप? ये अपमान प्रधानमंत्री का नहीं है, गरीब का और किसान का आप लोग अपमान करते हैं। अरे आपको किसान याद आया, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। उसके लिए राहुल जी को धन्यवाद तो दे दीजिए। और एक और बात बता दें, राहुल को तो ये नहीं पता मैं 2 उदाहरण दूंगा। मैं आपको ये भी कह सकता हूँ श्रीकांत जी की आपकी जमानत जब होगी, लेकिन बड़ा अच्छा नहीं लगेगा। इसी बात को मैं पोलाइटली कह सकता हूँ कि श्रीकांत जी आप नंबर 3 पे आएंगे। ये फर्क होता है बदजुबानी का और एक पोलाइट कॉन्वर्सेशन का। 68 साल में यूरिया नहीं दे पाए आप, किसान के खेत को पानी नहीं दे पाए। आप अभी कैंपेन मोड में हैं प्रधानमंत्री जी की तरह। कृपया कैंपेन मोड से हटिए, बात सुन भी लीजिए। श्रीकांत जी, ये भाषण देने नहीं बुलाया आपको, ये चर्चा के लिए बुलाया है। चर्चा करना सीखिए।
अरे आप प्रधानमंत्री जी की तरह कैंपेन नहीं करे जा रहे हैं। 5,000 करोड़ के फ्रॉड पर आपका अभी मैं आपको एक और बता दूं, अनंत कुमार जी की जो आज सीडी आई है येदियुरप्पा और अनंत कुमार की, उससे बड़ा फ्रॉड है क्या कोई? जो खुद बता रहे हैं कि आपकी हाईकमान को 1000 करोड़ दिया है। इधर उधर मत बात करिए। इधर उधर की बात नहीं है, आज ही की है। इधर उधर की बात जब येदियुरप्पा जी और अनंत कुमार जी निर्णय बात कर रहे हैं आपस में कि हाईकमान को 1000 करोड़ दिया है, जरा इस पे भी टिप्पणी करिए। 30 सेकंड पवन खेड़ा को 30 सेकंड दीजिए। पवन खेड़ा को 30 सेकंड दीजिए। पवन खेड़ा क्विकली क्या बात कर रहे हैं? श्रीकांत जी इस बात की भी जवाब दीजिए। 36 लाख करोड़, आप इनको चुप कराइए। 36 लाख करोड़ का बड़े उद्योगपतियों का कितने लोगों को अरेस्ट कर पाया? राहुल गांधी ये लाखों करोड़ की बात करके कितनी बार आप लोगों को उत्तर प्रदेश में वापस लौट आते हैं, उत्तर प्रदेश में वापस लौट के आते हैं। मैं अब आखिरी दौर में हूं चर्चा की, और मैं बिल्कुल दूसरे राउंड की कहानी क्या होगी? ओके श्रीकांत यू मेड योर पॉइंट। ओके मैं आपसे पवन खेड़ा शुरुआत करता हूं। दूसरे राउंड के अंदर क्या आपको लगता है बीएसपी की ओर से, समाजवादी पार्टी की ओर से, यानी आपके अलायंस की ओर से, बीएसपी की ओर से और बीजेपी की ओर से ध्रुवीकरण की पुरजोर कोशिश हो रही है? देखिए हमारी तरफ से, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से तो आज तक मैंने इस चुनाव में कोई ध्रुवीकरण की देखी नहीं, कोई उदाहरण। और रही बात बसपा की, तो रितु सिंह जी अपने आप वो बताएंगी। हाँ, भाजपा रोज एक न एक नेता को वो छोड़ देती है, कहीं जाके कोई टिप्पणी कर देता है। आज से नहीं पिछले 2.5-3 साल से कभी साध्वी निरंजन के थ्रू कहलाएंगे, कभी आदित्यनाथ जी के थ्रू कहलाएंगे, रोज अभी नहीं हुए और हर दूसरे तीसरे दिन एक न एक टिप्पणी इनकी आएगी। आप कह रहे हैं बीजेपी कर रही है? चुनाव के प्रचार में नहीं, पिछले 3 साल से चल रहा है ये बिल्डअप था यूपी के लिए। और आज यूपी की जनता ने कम से कम वेस्टर्न यूपी की जनता ने फाइनल वर्ड आपकी तरफ से मैं जानना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के इस राउंड के अंदर क्या आपको लगता है सपा आगे रहेगी, या फिर आपको लगता है कि मुश्किल आपकी है, इसीलिए बार बार मुस्लिम वोटों की बात हो रही है? 20 सेकंड है आपके पास। देखिए आगे रहने की लगता है आवाज नहीं जा पा रही उन तक, और उनकी आवाज भी नहीं आ पा रही। फिलहाल आर पार को यही वाइंड अप करते हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज की बहस का निष्कर्ष यही है कि जनता सब जानती है, जनता सब समझती है, वो सोच समझकर वोट डालने जरूर आएगी। और मेरा निवेदन भी आपसे यही है कि वोट जरूर डालिएगा। और आज का निष्कर्ष यही है, कुल मिलाकर बदजुबानी हो या राजनीति हो, सबको मर्यादा में जरूर रहना चाहिए, क्योंकि जवाबदेही तो अंत में आप ही की बनती है, आप जब भी क्रॉस करें। फिलहाल इतना ही।